Good morning, dear students. Today we are going to start synergic bond और नॉन क्लासिकल लिगेंड। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था कि नॉन क्लासिकल लिगेंड आप किसको बोलोगे, आज भी मैंने हेडिंग नॉन क्लासिकल लिगेंड का लिया है। एक बार हम लोग ब्रीफ में नॉन क्लासिकल लिगेंड डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में जैसे आपके पास कार्बोनिल हो सकता है, साइनो हो सकता है, एनो हो सकता है, C2H4, C2H2, NPR3। NPR3 के बारे में मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, उस पर क्वेश्चन भी लूंगा PR3 पे। तो आप देखो नॉन क्लासिकल और पाई एसिड लिगेंड बोलोगे किसको? When the ligand can donate, when the ligand can donate their electron pair, when the ligand can donate their electron pair to the vacant orbital of central metal atom through coordinate bond and simultaneously accepting electron pair into its vacant anti-bonding molecular orbital through back bond, then such type of ligands are known as non-classical or pi-acid ligands। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ, when the ligand can donate their electron pair to the vacant orbital of central metal atom through coordinate bond and simultaneously accepting electron pair into its vacant anti-bonding molecular orbital through back bond, then such type of ligands are known as non-classical or pi-acid ligand। इनफैक्ट नॉन क्लासिकल और पाई एसिड लिगेंड जो होते हैं वो लोन पेयर डोनर भी होते हैं और एज वेल एज एक्सेप्टर भी होते हैं। तो लोन पेयर लेते समय अपना वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यूज करेगा। तो जरा देखें, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कार्बोनिल का एग्जांपल लेंगे और कार्बोनिल के एग्जांपल पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं CO का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप देख लो कि ये आपके पास कार्बोनिल एक लिगेंड है, कार्बन और ये ऑक्सीजन, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसके पास एक लोन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और कार्बोनिल का ये वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कार्बोनिल का ये वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसके साथ ये कोई मेटल इंटरेक्शन कर रहा बॉन्डिंग के लिए। अब ये मेटल का कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले क्या करता है कि ये कार्बोनिल अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। फिर ये मेटल क्या करता है, इनफैक्ट ये मेटल क्या करता है कि अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से, अपने भरे हुए डी ऑर्बिटल से ये जो कार्बोनिल का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, जो कि वैकेंट है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये वैकेंट ABMO है, वैकेंट ABMO है और ये ABMO जो होता है ये पाई स्टार ABMO है। मतलब पाई स्टार ABMO ऑर्बिटल जो है ये खाली है कार्बोनिल का। तो पहले कार्बोनिल क्या करता है कि मेटल के खाली ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करता है। फिर क्या करता है कि बेसिकली ये मेटल जो होता है अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से इस कार्बोनिल के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो ये फर्स्ट डोनेशन जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ये सेकेंड डोनेशन दैट इज ये बैक बॉन्ड जो है, आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग हम बोलते किसको है कि ये पहला डोनेशन सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा डोनेशन जो हो गया पाई बॉन्ड हो गया। और इनफैक्ट ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये इनफैक्ट पाई स्टार 2py है या पाई स्टार 2pz है, पाई स्टार 2py है या यहाँ पे पाई स्टार 2pz है। तो ये मेटल जो है अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से इस कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ये बैक डोनेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन पहुंचाता है और यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग है इनफैक्ट मेटल का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा और कार्बोनिल का p ऑर्बिटल यूज हो रहा। तो यहाँ जो बैक बॉन्डिंग है इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस कार्बोनिल लिगेंड का p ऑर्बिटल यूज हो रहा और मेटल का d ऑर्बिटल यूज हो रहा। तो यहाँ पे PD पाई बैक बॉन्ड है, PD पाई बैक बॉन्ड है यहाँ पे। अब देखिए इसके कारण क्या क्या हो सकता है, जरा हम बात करते हैं।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 4 ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट देखे, जैसे कि यहाँ देखो कि एक कार्बोनिल जो है लोन पेयर डोनर है एज वेल एज लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो लोन पेयर डोनर है तो आप लुईस बेस बोल सकते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ मेटल के लिए देख लो कि ये मेटल जो है इनफैक्ट लोन पेयर एक्सेप्टर भी है एज वेल एज लोन पेयर डोनर भी है। तो मेटल भी यहाँ पे काम कर रहा, लोन पेयर एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड एंड लोन पेयर डोनर है तो लुईस बेस हो जाएगा। तो इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मेटल और कार्बोनिल के बीच जो बॉन्डिंग है वो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है एंड सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड जो है जस्ट लाइक एक बैक बॉन्ड है। और यहाँ जो बैक बॉन्डिंग हो रहा कार्बोनिल का एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल खाली है और मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो ये भरे हुए d ऑर्बिटल से कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और इस तरीके से यहाँ पे इसका p और इसका d मिलके pd पाई बैक बॉन्ड बनाएगा। तो इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स देयर इज pd पाई बैक बॉन्ड एंड कार्बोनिल इज एक्ट एज लोन पेयर डोनर एज वेल एज लोन पेयर एक्सेप्टर। तो आप बोल सकते हैं कि कार्बोनिल इज एक्ट एज लुईस बेस एज वेल एज लुईस एसिड, एंड मेटल इज also act as लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस। अब जरा देखें यहाँ पे कि साइनर्जिक इफेक्ट क्या कहलाता है। तो साइनर्जिक इफेक्ट पे मैं बात करूंगा यहाँ पे कि देखो कि ये है आपके पास मेटल M, ये आपके पास मेटल M है यहाँ पे, और इसके साथ ये कार्बोनिल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे अभी तो 3 है। अब क्या होगा कि ये कार्बोनिल जब ये मेटल के खाली ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, फिर ये मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे इस सिग्मा प्लस पाई इन दोनों बॉन्ड को हम एक साथ यहाँ पे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड को हम एक साथ बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। अब देखिए सिनर्जिक का मीनिंग क्या होता है। सिनर्जिक का मतलब होता है इनफैक्ट लेन देन करना सिनर्जिक का मतलब होता है, या दो से अधिक चीज़ों को मिला के एक नया चीज़ बनाया जाए तो जो आउटकम आए वो आउटकम पॉजिटिव आउटकम आए, तो इनफैक्ट उस इफेक्ट को हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक ना। फॉर्मली इनफैक्ट इस बैक डोनेशन को आप इनफैक्ट बोल सकते हो, फॉर्मली इस बैक डोनेशन को हम लोग बोल सकते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, बट सही मायने में सिनर्जिक बॉन्ड जो है ये सिग्मा प्लस पाई दोनों मिलकर सिनर्जिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक ना। ये सिग्मा प्लस पाई दोनों मिलकर सिनर्जिक बॉन्ड कहलाता है, और सिनर्जी का मीनिंग होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला दिया जाए तो रिजल्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ओवरऑल जो आउटकम आए वो पॉजिटिव आउटकम आए। अब यहाँ जो मैं आउटकम की बात कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ कि मेटल और कार्बोनिल के बीच जो बॉन्डिंग होगा वो बॉन्डिंग मोर स्टेबल हो जाएगा। नो डाउट इतनी बॉन्डिंग तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनफैक्ट होगा क्या, पहले तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दूसरी बात ये पाई बॉन्ड बनेगा, तो इस मेटल और इस कार्बोनिल के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो घट जाएगा और स्टेबिलिटी जो होगा बढ़ जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे कि इनफैक्ट होगा क्या कि जब ये कार्बोनिल इस मेटल के डी ऑर्बिटल को लोन पेयर ट्रांसफर करेगा और फिर ये मेटल इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा, तो क्या होगा कि मेटल जब बैक डोनेशन करेगा इसके एंटी बॉन्डिंग में तो मेटल और कार्बन के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे जब मेटल इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये बैक डोनेशन होगा तो इस मेटल और कार्बन के बीच मेटल और कार्बन के बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा बढ़ जाएगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो होगा घट जाएगा एंड बॉन्ड ऑर्डर जो होगा बढ़ जाएगा मेटल और कार्बन के बीच। ध्यान रहे मैं इत्मीनान से एक बार वापस बोल रहा हूँ कि इनफैक्ट होगा क्या कि जब मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा, तो इस कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा।
लेकिन जब मेटल कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो मेटल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। अब मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ घटने का मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये देखोगे कि जब मेटल कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा एंड मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो छोटा हो जाएगा। इतना हमें पता है पहले से कि बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे मेटल जो होगा जब इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। बट मेटल जब अपने फील्ड ऑर्बिटल से कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो मेटल कार्बन का डिस्टेंस बेसिकली इस बैक बॉन्डिंग के कारण मेटल कार्बन का डिस्टेंस जो होगा वो घट जाएगा, और मेटल कार्बन का डिस्टेंस घटने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ घटेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो हम आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे कि जरा देख लो कि जब ये कार्बोनिल आइसोलेटेड होगा, जब ये कार्बोनिल आइसोलेटेड होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा लेस देन 3 हो जाएगा। क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो जो मेटल होगा वो मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो एक बार आप इसे वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर मैं आगे बात करता हूं कार्बोनिल के क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां आप देख लेंगे जरा कि आइसोलेटेड स्टेट में, इन आइसोलेटेड स्टेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज इक्वल टू 3 एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज इक्वल टू 1.128 एंगस्ट्रॉम। जब आइसोलेटेड फॉर्म में कार्बोनिल होता है तो इनफैक्ट इसका बॉन्ड ऑर्डर ये 3 होता है। सही मायने में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बट उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये आइसोलेटेड फॉर्म में है, अकेला है, कॉम्प्लेक्स में नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 3 होता है और बॉन्ड लेंथ जो होता है इनफैक्ट इसका 1.128 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.128 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आता है लाइक दिस कि मेटल और कार्बोनिल ये मिल के कॉम्प्लेक्स बना ले, तो इनफैक्ट क्या होगा कि इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज लेस देन 3 एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज ग्रेटर देन 1.128 एंगस्ट्रॉम। होगा क्या कि जैसे मान लो कि ये मेटल है और इसके साथ ये कार्बोनिल है और इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे ये 3 है, तो होगा क्या कि पहले कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा थ्रू सिग्मा डोनेशन, फिर ये बैक डोनेशन के थ्रू, पाई डोनेशन के थ्रू यहाँ पे क्या करता है कि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। और जब मेटल कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, एंड बॉन्ड ऑर्डर घट जाने का मतलब बॉन्ड लेंथ जो होगा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे इस सिग्मा और पाई बॉन्ड को कलेक्टिवली हम लोग सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं या सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। एंड सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव आउटकम आना, ठीक है ना, आपस में सामंजस्य करके, आपस में मिलजुल के एक ऐसा बॉन्डिंग करे कि ओवरऑल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ओवरऑल आउटकम जो मिले वो एक पॉजिटिव आउटकम मिले, तो उस इफेक्ट को हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्ड जो है
फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा एंड सेकेंड बॉन्ड पाई, ये दोनों बॉन्ड मिलके एक साथ यहाँ पे आपको कहलाएंगे सिनर्जिक बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होगा यहाँ पे आपको कहलाएगा सिनर्जिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग सिनर्जिक बॉन्ड बोलेंगे। अब जरा यहाँ देखेंगे कि इनफैक्ट क्या होगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आपको 4 ऑप्शन में 4 मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएंगे और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है किस में कम है, या मेटल कार्बन की जगह पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा है, या बॉन्ड लेंथ कहाँ ज़्यादा है, या बॉन्ड ऑर्डर कहाँ ज़्यादा है। तो आपको ये चेक करना है कि मेटल के बारे में पहले आपको स्टडी करना होगा कि मेटल न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ये देखना होगा, ठीक है ना। फिर आपको देखना होगा कि मेटल कितना बैक डोनेशन कर रहा, या कौन से कॉम्प्लेक्स में मेटल जो है कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बैक डोनेशन करेगा। तो मेटल जितना ज़्यादा कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में बैक डोनेशन करेगा तो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो बढ़ जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इंटर न्यूक्लियाई स्पेस के अंदर, रीजन के अंदर रिपल्शन बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा एंड बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो घट जाएगा। तो जब मैं बात करूंगा आगे क्वेश्चन पे तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर मेटल आयन, किसी मेटल आयन के लिए इफ E/P रेशियो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो। अगर मान लो मेटल न्यूट्रल है तो मेटल न्यूट्रल है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसके पास प्रोटॉन होगा, लेकिन यदि मेटल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा और E/P रेशियो जो होगा इट विल ग्रेटर देन 1। अब E/P रेशियो ग्रेटर देन 1 का मतलब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन मेटल के न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड है, और लूजली बॉन्डेड है इसका मतलब मेटल जो है इजीली कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो आप यहां देख लेंगे कि इफ E/P रेशियो ग्रेटर देन 1 देन एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन इंक्रीजेज। तो बैक डोनेशन का जो एक्सटेंट होगा वो बढ़ जाएगा, और बैक डोनेशन का एक्सटेंट बढ़ जाने का मतलब इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो घट जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, और बॉन्ड लेंथ जो होगा ये CO का इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास मान लो कि 3 कॉम्प्लेक्स है और 3 कॉम्प्लेक्स में बेसिकली एक मेटल न्यूट्रल है, एक मेटल पॉजिटिवली चार्ज है और एक मेटल नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर मेटल नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज मेटल का E/P रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा, और उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा उसके न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होगा, तो आसानी से मेटल कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा देगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा घटा देगा। तो बेसिकली इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जब आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले हम मेटल का चार्ज कैलकुलेट करके E/P रेशियो देख लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में मेटल कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग में कार्बोनिल के मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट और सिनर्जिक बॉन्डिंग मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज लोएस्ट। हमारे पास ये 4 ऑप्शन ABCD में ये 4 मेटल कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, और इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये CO बॉन्ड ऑर्डर बताना है कि कहाँ पे सबसे कम होगा। तो ध्यान रहे, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है और ये बताया है कि भाई वहाँ पे कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर लोवेस्ट होगा जहाँ पे ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बन रहा है, ये जहाँ पे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बन रहा,
तो कार्बोनिल पहले सिग्मा डोनर होता है, फिर मेटल जो होता है इसके एंटी बॉन्डिंग में अपना पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो जहां पे मेटल का एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में, मेटल जितना ज़्यादा बैक डोनेशन करेगा कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में, तो कार्बोनिल का दैट इज CO का बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। और ये एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन कब ज़्यादा करेगा? जब मेटल पे चार्ज जो रहे वो नेगेटिव चार्ज रहे। मतलब मेटल का E/P रेशियो जब ग्रेटर देन 1 होगा, मेटल का E/P रेशियो जब ग्रेटर देन 1 होगा, तो मेटल का एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन जो होगा कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में बढ़ जाएगा और कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले मेटल का हम चार्ज चेक करेंगे कि मेटल का चार्ज क्या है। जैसे देखें कि मैंने मान लिया कि यहाँ Mn का चार्ज x है और कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता है और 6 कार्बोनिल है और एक कार्बोनिल पे 0 चार्ज है तो 6 पे भी 0 होगा। एंड सम ऑफ दी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, यहाँ पे चार्ज +1 है तो सम ऑफ दी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। इसका मतलब यह है कि Mn पे चार्ज जो आएगा वो +1 आएगा और Mn पे चार्ज +1 आएगा। यदि Mn न्यूट्रल होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो की बात करते हैं तो इनफैक्ट 1 आता, लेकिन जब चार्ज +1 है और इसका एटमिक नंबर 25 होता है, इसका एटमिक नंबर 25 होता है, सॉरी 25 होता है, तो यदि Mn न्यूट्रल होता तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 25 होता, लेकिन चार्ज इस पे +1 है तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 24 होगा और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 25 होगा। मतलब कि यहाँ पे E/P रेशियो देखोगे तो E/P रेशियो जो होगा वो लेस देन 1 रहेगा, लेस देन 1 होगा। अब यहाँ देखें सेकेंड B एग्जाम्पल में कि यहाँ आयरन पे चार्ज x मान लिया, कार्बोनिल न्यूट्रल है, चार्ज 0 होगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज का सम 0 होगा। इसका मतलब x पे चार्ज मतलब मेटल पे चार्ज 0 होगा। मेटल पे चार्ज 0 होने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास उतना ही प्रोटॉन होगा। इसका मतलब E/P रेशियो जो होगा 1 रहेगा। यहाँ भी क्रोमियम पे चार्ज 0 होगा क्योंकि ये कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है। अब क्रोमियम पे चार्ज 0 होगा तो क्रोमियम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, मतलब E/P रेशियो 1 होगा। लेकिन यहाँ देख लो कि वेनेडियम का चार्ज मैंने मान लिया कि ये x है और कार्बोनिल पे चार्ज 0 होगा और टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज यहाँ -1 है, तो चार्ज का सम -1 होगा और ये x जो आएगा -1 आएगा। और वेनेडियम का एटमिक नंबर 23 होता है, बट वेनेडियम पे चार्ज -1 होने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होगा 24 होगा एंड प्रोटॉन का नंबर जो रहेगा ये 23 रहेगा। इसका मतलब E/P रेशियो जो है इट इज़ ग्रेटर देन, E/P रेशियो जो है इट इज़ ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे E/P रेशियो की बात करेंगे तो इट इज़ ग्रेटर देन 1। अब E/P रेशियो ग्रेटर देन 1 है। अब ध्यान देंगे E/P रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब यह है कि वेनेडियम जो होगा कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में बैक डोनेशन ज़्यादा करेगा और कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में जब बैक डोनेशन ज़्यादा करेगा तो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा घटेगा। नो डाउट इन सारे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में CO का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा लेस देन 3 होगा, बट ये ऑप्शन डी के अंदर ये कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा घटेगा क्योंकि यहाँ पे वेनेडियम पे चार्ज नेगेटिव आ रहा और चार्ज नेगेटिव आने के कारण इसका E/P रेशियो ग्रेटर देन 1 है और इसका E/P रेशियो ग्रेटर देन 1 रहेगा तो एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन जो होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा और वेनेडियम कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा घटाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज लोएस्ट, तो लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो होगा यहाँ D में होगा क्योंकि D में मेटल पे नेगेटिव चार्ज है, एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन ज़्यादा होगा और एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन ज़्यादा होने से कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो घट जाएगा। एंड इसी तरह का मैंने एक अलग सा क्वेश्चन लिया है यहाँ पे कि यहाँ देख लेंगे, ये जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया है
ये क्वेश्चन इनफैक्ट IIT एडवांस 2006 में पूछा जा चुका है, 2006 में पूछा जा चुका है। और ये जो पहला क्वेश्चन है ये भी IIT एडवांस में आई थिंक मेरे ख्याल से 2005 में आ चुका है, 2005 की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2005 में आ चुका है, ठीक ना। और 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 ऑप्शन में, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस देख के कि किसमें कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर लोवेस्ट होगा, तो वहाँ लोवेस्ट होगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मेटल पे है। मेटल पे नेगेटिव चार्ज आने से बैक डोनेशन बढ़ जाएगा, कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा घटेगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पे देख लो कि जो 2006 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इन आइसोलेटेड स्टेट बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज 1.128 एंगस्ट्रॉम। तो व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन ये है कि इन आइसोलेटेड स्टेट बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन आइसोलेटेड स्टेट बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज 1.128 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में पूछा जा रहा कि कितना होगा CO का बॉन्ड लेंथ। और आपको पता है कि जब CO आइसोलेटेड फॉर्म में होगा तो 1.128 एंगस्ट्रॉम इसका बॉन्ड लेंथ होगा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ इसका 1.128 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाएगा। अब कम हो जाने का मतलब देखो, एक तो वैल्यू आपको सेम वैल्यू दिख रहा और दूसरा वैल्यू जो रहा बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। कैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा कि पहले तो ये बेसिकली सिग्मा डोनर होगा कार्बोनिल, फिर मेटल जो होगा अपने फील्ड ऑर्बिटल से कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने के कारण कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आप देख लो कि आइसोलेटेड फॉर्म में 1.128 एंगस्ट्रॉम है, तो कॉम्प्लेक्स में 1.128 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन एज इट इज है, सेम है 1.128, और ये 1.128 एंगस्ट्रॉम आइसोलेटेड फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर 1.128 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा, तो आपको उस ऑप्शन पे टिक करना होगा जो वैल्यू ज़्यादा दिखे। तो फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकेंड वैल्यू कम है, थर्ड वैल्यू ज़्यादा है, 1.128 की जगह 1.150 एंगस्ट्रॉम है थर्ड वैल्यू, एंड फोर्थ वैल्यू जो है 1.71 एंगस्ट्रॉम है। एंड 1.71 एंगस्ट्रॉम जो है 1.128 से काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो है 1.150 जो है 1.128 एंगस्ट्रॉम से स्लाइटली ज़्यादा है। तो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड जो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के अंदर जो वेरिएशन आएगा वो वेरिएशन काफ़ी कम रहेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि डी ऑप्शन के अंदर बॉन्ड लेंथ में जंप ज़्यादा है, और ए होगा नहीं क्योंकि सेम वैल्यू है, और बी भी नहीं होगा इसलिए क्योंकि बी ऑप्शन में वैल्यू घट के दिखा रहा आपको, कम वैल्यू दिखा रहा 1.128 एंगस्ट्रॉम से। और आपको पता है कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से बॉन्ड ऑर्डर घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो डी ऑप्शन में भी बढ़ा हुआ वैल्यू है और सी ऑप्शन में भी बढ़ा हुआ वैल्यू है, बट डी ऑप्शन को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि डी ऑप्शन में जो वैल्यू है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा है, और हमें पता है कि ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड एंड ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट देयर इज वेरी लेस वेरिएशन इन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। सिनर्जिक इफेक्ट के कारण और सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ के अंदर जो वेरिएशन होगा वो काफ़ी कम होगा, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये सी होगा। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड देयर इज वेरी लेस वेरिएशन इन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, देयर इज वेरी लेस वेरिएशन इन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक ना। एक बार और मैं वापस आपको याद दिला रहा हूँ कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड बैक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और ये दोनों बॉन्ड एक साथ मिलके सिनर्जिक बॉन्ड कहलाते हैं। और सिनर्जिक का मीनिंग होता है आपस में लेन देन करना, आपस में सामंजस्य बैठाना, ठीक ना। दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला के
जो रिजल्टेंट जो फाइनल चीज बने वो फाइनल की स्टेबिलिटी जो रहे वो पहले से ज्यादा रहे, मतलब आउटकम जो है वो पॉजिटिव आउटकम है। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि इस बैक डोनेशन के कारण CO का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो होगा वो घट जाएगा। एंड ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट देयर इज वेरी लेस वेरिएशन इन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये C ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग वापस यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और इन कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे। यहाँ आप देख लो कि इस मेटल पे -1 चार्ज है और इस मेटल पे -2 चार्ज है। यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, ये न्यूट्रल है, और इस मेटल पे +1 चार्ज है। अब इस मेटल पे +1 चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इसका E/P रेशियो <1 है और इसका E/P रेशियो =1 है, क्योंकि ये मेटल न्यूट्रल है और यहाँ -2 है और यहाँ -1 है, तो इसका E/P रेशियो >1 होगा, बट इसका E/P रेशियो मच >1 होगा। और जितना ज़्यादा E/P रेशियो होगा मेटल का, जितना ज़्यादा E/P रेशियो होगा मेटल का, मतलब जितना ज़्यादा मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना ज़्यादा मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटल में बैक डोनेशन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा, मतलब सिनर्जिक इफेक्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो अगर इन चारों कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक इफेक्ट का ऑर्डर देखना चाहेंगे तो नो डाउट सबसे ज़्यादा सिनर्जिक इफेक्ट जो होगा फर्स्ट में होगा, फिर सेकंड में होगा, उसके बाद सेकंड के बाद फिर ये थर्ड में होगा, एंड सबसे जो होगा कम ये फोर्थ में होगा। अब इनमें यहाँ पे यदि आप बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं कि इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में कार्बोनिल का बॉन्ड लेंथ चेक करना है, तो मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स A है, ये कॉम्प्लेक्स B है, और ये कॉम्प्लेक्स C है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा D कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ABCD इन चार कॉम्प्लेक्सेस में यदि कार्बोनिल का बॉन्ड लेंथ चेक करना चाहते हैं तो वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा जहाँ पे एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन या एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो। तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ मेटल पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा रहे। तो यहाँ A में, B में और फिर C और D में कंपेयर करेंगे तो नो डाउट ठीक ना, कॉम्प्लेक्स A के अंदर टाइटेनियम पे चार्ज -2 है, कॉम्प्लेक्स B के अंदर कोबाल्ट पे चार्ज -1 है, कॉम्प्लेक्स C के अंदर क्रोमियम पे चार्ज 0 है, एंड कॉम्प्लेक्स D के अंदर मैंगनीज पे चार्ज +1 है। तो जितना ज़्यादा मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, एंड एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन के कारण कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ ABCD में यदि आप बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो A का बॉन्ड लेंथ B से ज़्यादा होगा, B वाले में ज़्यादा होगा C से, एंड C वाले में ज़्यादा होगा D से। ये CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। यदि बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लेना है तो उल्टा हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया है, एंड पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स आप उसको बोलोगे जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का नंबर >1 हो। तो यहाँ पे 2 आयरन मेटल है और ये एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में इनफैक्ट मैं चेक क्या करना चाह रहा हूँ कि जो कार्बोनिल ब्रिज लिगेंड होगा और जो कार्बोनिल टर्मिनल लिगेंड होगा, उन ब्रिज लिगेंड और टर्मिनल लिगेंड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करना है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मान लो कि आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, आगे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको सिखाऊंगा कि आपके पास कार्बोनिल है और ये टर्मिनल लिगेंड्स होंगे। यहाँ पे ये कार्बोनिल के अंदर डोनर एटम जो है कार्बन है, और इधर भी कार्बोनिल है एक आयरन के साथ, और इस कार्बोनिल को हम टर्मिनल कार्बोनिल बोलेंगे। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन टर्मिनल कार्बोनिल बोलेंगे, ठीक ना। एंड फिर बीच में इन दोनों मेटल को ये जोड़ने वाला कार्बोनिल है जिसको हम लोग
जिसको हम लोग इनफैक्ट ब्रिज लिगेंड बोलेंगे। दो मेटल को जोड़ने वाला जो लिगेंड होता है उस लिगेंड को हम लोग ब्रिज लिगेंड बोलेंगे। फिर यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये ब्रिज लिगेंड है, ये ब्रिज लिगेंड है, ये ब्रिज लिगेंड है। और ये मेटल मेटल के बीच यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिस बॉन्ड को हम लोग डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बीच में दो मेटल को जोड़ने वाला लिगेंड ये ब्रिज लिगेंड है, इसको ब्रिज लिगेंड बोलेंगे। और जो एंड पे लिगेंड है इसको हम लोग टर्मिनल लिगेंड बोलेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 टर्मिनल लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे टोटल 3 ब्रिज लिगेंड है, 1 2 3। यहाँ पे 3 लिगेंड जो है ब्रिज लिगेंड की तरह काम कर रहा, और बेसिकली ये 3 और ये 3 6 लिगेंड जो है टर्मिनल लिगेंड की तरह काम कर रहा। तो मुझे यहाँ पे इनफैक्ट बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है कार्बन ऑक्सीजन, और बॉन्ड लेंथ को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लेंथ को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, एक तो ब्रिज का कंपेयर करना है और दूसरा हमें टर्मिनल का कंपेयर करना है, ब्रिज और टर्मिनल का कंपेयर करना है। तो यहाँ जरा देख लो कि होगा क्या कि अगर जो टर्मिनल लिगेंड है उस टर्मिनल लिगेंड को एक ही मेटल बैक डोनेशन करेगा, एक ही मेटल बैक डोनेशन करेगा, लेकिन जो ब्रिज लिगेंड है उस ब्रिज लिगेंड को इनफैक्ट ये दो मेटल जो होंगे ये बैक डोनेशन करेंगे। तो बेसिकली इस कार्बोनिल ब्रिज कार्बोनिल के साथ क्या होगा सिचुएशन, जो ब्रिज कार्बोनिल लिगेंड है, ब्रिज कार्बोनिल लिगेंड के साथ दो मेटल जब बैक डोनेशन करेंगे तो ब्रिज कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो ब्रिज लिगेंड का यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा टर्मिनल लिगेंड से, क्योंकि ब्रिज लिगेंड के साथ सिचुएशन ये है, ब्रिज लिगेंड के साथ सिचुएशन ये है कि ब्रिज लिगेंड को बैक डोनेशन करने वाले दो मेटल है, बट टर्मिनल लिगेंड को बैक डोनेशन करने वाला एक मेटल है। तो इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ यदि कंपेयर किया जाएगा तो ब्रिज लिगेंड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ टर्मिनल से ज़्यादा होगा, ठीक ना, क्योंकि जब ये बैक डोनेशन होगा तो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जहाँ पे कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जितना ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ उतना ही बढ़ जाएगा। तो ब्रिज लिगेंड के साथ दो मेटल बैक डोनेशन कर रहा और टर्मिनल लिगेंड के साथ एक मेटल बैक डोनेशन कर रहा, इसलिए ब्रिज लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कम होगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ज़्यादा रहेगा। तो अब हम लोग पाई एसिड लिगेंड में नेक्स्ट लिगेंड की हम बात करेंगे C2H4। C2H4 इथिन की बात करेंगे। तो अब जरा देख लो कि इनफैक्ट होता क्या है कि ये इथिन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन, फिर इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी ये एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ ये अटैच है। अब देखिए कार्बन जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग जो है 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा, 1 2 3 4। कार्बन ने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है, यहाँ पे भी कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है। और आपको पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं और 4 का 4 यहाँ पे शेयरिंग कर लिया है, तो यहाँ पे कार्बन जो होगा डोनर की तरह काम नहीं करेगा। हम लोग आगे फर्दर और डिटेल में बात करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं होता है, जिनके पास डोनर नहीं होता है, जिनके पास डोनर एटम नहीं होता है, बट स्टिल दे एक्ट एज लिगेंड एंड सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज पाई एसिड लिगेंड। इनफैक्ट आपको पता यह है कि उन स्पीसीज को आप लिगेंड बोलते हो जिनके पास डोनर एटम हो, जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। लेकिन ध्यान रहे, there are several ligands which do not contain donor atoms but still they act as ligand, because in such type of ligand pi electron density involved in coordination and such type of ligands are known as
पाई एसिड लिगेंड। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लिगेंड होंगे जिनके पास डोनर एटम नहीं होगा, बट स्टिल दे एक्ट एज लिगेंड बिकॉज इन सच टाइप ऑफ लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन। तो ध्यान रहे, देयर आर सेवरल लिगेंड्स which do not contain donor atoms but still they act as ligand because in such type of ligands pi electron density involved in coordination and such type of ligands are also known as pi acid ligand। जैसे कि मेरे पास ये इथीन है और इस इथीन के पास कोई भी ऐसा एटम नहीं है जहाँ लोन पेयर हो, बट जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्वॉल्व करेगा कोऑर्डिनेशन में, और इस लिगेंड को हम लोग पाई एसिड लिगेंड बोलेंगे। तो अभी जरा देखेंगे कि आइसोलेटेड फॉर्म में स्थिति क्या है, कि आइसोलेटेड फॉर्म में ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये इथीन मॉलिक्यूल sp2 होने के कारण ये प्लेनर है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक ना, sp2 है, और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जो एंगल होगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो होगा, इनफैक्ट ये एंगल जो होगा यहाँ पे 120 रहेगा, 120 रहेगा बॉन्ड एंगल। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होगा, बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होगा। और ये सिचुएशन तब है जब ये आइसोलेटेड फॉर्म में है, जब ये आइसोलेटेड फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स में आएगा ये सारी कहानी बदल जाएगा, और उन सारी कहानी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया है KPT, एक कॉम्प्लेक्स लिया मैंने KPT Cl3C2H4, KPT Cl3C2H4, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कॉमन नेम में जैसे सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन नेम में इसको हम जैसे सॉल्ट बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर देखना है कि जो इथीन है वो प्लेनर रहेगा, या एंगल उसका हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल 120 रहेगा, या कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर 1.34 एंगस्ट्रॉम रहेगा, या ये वैल्यू डेविएट करेगा। तो जरा देखेंगे इनफैक्ट क्या है, मेरे पास जो हमारे काम का जो लिगेंड है वो प्लेटिनम है, और ये हमारे पास C2H4 है। तो इन दोनों की पहले हम बात करते हैं, जरा देख लेंगे कि मेरे पास ये प्लेटिनम, ये सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम लिया, और यहाँ पे मेरे पास ये इथीन है, कार्बन और कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन, और फिर ये मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ भी ये हाइड्रोजन, और फिर ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक ना। अब जरा देखो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनफैक्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो होगा क्या, पहले क्या होगा कि पहले ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा इस प्लेटिनम के d ऑर्बिटल में ये ट्रांसफ़र करेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, ध्यान रहे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है सिग्मा मैनर में डोनेट करता है, सिग्मा बॉन्ड की तरह डोनेट करता है, जस्ट लाइक हेड ऑन ओवरलैपिंग की तरह डोनेशन होता है। तो ये फर्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डोनेशन है वो सिग्मा मैनर में डोनेशन है। फिर क्या होता है कि इसका ये एंटी बॉन्डिंग, इस इथीन का ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है ये वैकेंट है, और इसके वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये प्लेटिनम जो होता है अपने भरे हुए अपने फील्ड ऑर्बिटल से ये फर्दर इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र करता है, इसके एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। तो ये इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो पाई स्टार ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इस प्लेटिनम का जो डोनेशन हो रहा वो पाई ऑर्बिटल से हो रहा। तो जो ये बैक डोनेशन है इनफैक्ट ये पाई टू पाई स्टार ऑर्बिटल से है, पाई टू पाई स्टार ऑर्बिटल से। अब जरा देखेंगे कि कहानी पूरी की पूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ थोड़ा आप ध्यान देंगे कि पूरी कहानी क्या हो जाएगी। देखो, जब ये प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से, प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से इथीन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर
जब ये प्लेटिनम अपने फील्ड d ऑर्बिटल से जब इथीन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो होगा ये घटने लगेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटने लगेगा, क्योंकि जब प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से इथीन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इथीन का कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो अब पूरी कहानी एक बार वापस मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या है यहाँ पे, कि यहाँ जरा देख लो कि ये मेरे पास है प्लेटिनम। वापस मैं इसको नोट करता हूँ कि मेरे पास ये है प्लेटिनम, ये प्लेटिनम है, और ये मेरे पास है इथीन, ये इथीन है, और ये हाइड्रोजन एटम है इसके साथ, एक कार्बन के साथ 2, और मैं ज़रा इसको वेज डैश पे लिख देता हूँ कि ताकि और क्लियर समझ में आए। ये वेज का मतलब एबव द प्लेन है और ये डैश का मतलब बिलो द प्लेन है। तो ये डैश है और ये वेज पोजीशन पे है एबव द प्लेन, और ये डैश पोजीशन पे है बिलो द प्लेन, और ये कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड है, और ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इथीन का, और ये प्लेटिनम का वैकेंट, ये प्लेटिनम का वैकेंट ऑर्बिटल है, प्लेटिनम का वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें ये पहले अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा। अब ध्यान रहे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है वो सिग्मा मैनर में ट्रांसफर करता है। फिर क्या होता है कि प्लेटिनम अपने भरे हुए ऑर्बिटल से, प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से इथीन के एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल में, इथीन के एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल में ये बैक डोनेशन करता है। तो इथीन का कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा और बॉन्ड लेंथ जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये जो है इनफैक्ट ये बैक डोनेशन है। तो बैक डोनेशन के कारण इथीन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा और इथीन का बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड लेंथ जो होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे कि इनफैक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। देखो जब आइसोलेटेड फॉर्म था तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर जो है ये 33.3% है। परसेंटेज s करेक्टर जो है यहाँ पे ये 33.3% है। लेकिन जब ये प्लेटिनम इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इनफैक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने के कारण परसेंटेज p करेक्टर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान रहे कि बॉन्ड लेंथ जो होगा ये इंक्रीज करेगा जब परसेंटेज p करेक्टर जो है ये इंक्रीज करे, ठीक ना। मैंने बेंड्स रूल में भी डिस्कस किया हुआ है कि यदि s करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, यदि p करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो इनफैक्ट होगा क्या कि जब आइसोलेटेड था तो कार्बन sp2 था, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में आया तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा कि ये प्लेटिनम जो होगा अपने फील्ड ऑर्बिटल से, प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और जब इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो सिचुएशन क्या होगा कि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण p करेक्टर जो होगा बढ़ जाएगा, p करेक्टर बढ़ जाएगा। यहाँ पे यदि p करेक्टर की बात करेंगे तो इनफैक्ट 67% का आसपास यहाँ पे p करेक्टर होगा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में p करेक्टर जो होगा 67% से ज़्यादा रहेगा। तो अब यहाँ पे इसका फाइनल स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये सिचुएशन है फाइनल स्ट्रक्चर का, कि यहाँ पे जैसे सॉल्ट के अंदर
ये पोटेशियम सिंपल कैटायन है और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा 3 क्लोरीन एटम। अब यहाँ देखो कि ये इथीन है, ये कार्बन और कार्बन के बीच ये सिंगल बॉन्ड इथीन है। अब इथीन में ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे कि मैं इसको थोड़ा सा 3D में दिखाता हूँ कि ये कार्बन और ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन जो है बेसिकली ये वेज पोजीशन पे है और ये हाइड्रोजन जो है बेसिकली ये डैश पोजीशन पे है। सिमिलरली यहाँ भी ये जो हाइड्रोजन है ये वेज पोजीशन पे है और ये जो हाइड्रोजन है इनफैक्ट ये डैश पोजीशन पे है। तो ज़रा देख लेंगे यहाँ पे, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका इथीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये पहले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया सिग्मा मैनर में, फिर क्या हो रहा है कि ये इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर क्या कर रहा है, इनफैक्ट इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर क्या कर रहा है इनफैक्ट कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफ़र कर रहा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है इसके एंटी बॉन्डिंग में। तो जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो सिचुएशन क्या होगा, इनफैक्ट सिचुएशन क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने के कारण पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने के कारण पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो फाइनल आपको क्या दिखेगा स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर आपको यूं दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ पे वापस आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, या इसी स्ट्रक्चर को आप, मैं पहले क्या करता हूँ कि इसको रब कर देता हूँ और रब करके मैं इसका फाइनल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि कहानी क्या होगा कि यहाँ पे पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और पी कैरेक्टर बढ़ जाने के कारण इसके अंदर sp3 कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। और sp3 कैरेक्टर डेवलप होने का मतलब कि कुछ यूं स्ट्रक्चर होगा इसका कार्बन कार्बन, ठीक है, फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन वेज पोजीशन पे है, ये हाइड्रोजन डैश पोजीशन पे है, फिर मैंने यहाँ पे ये ले लिया कार्बन, ये हाइड्रोजन वेज पोजीशन पे है, ये अबव द प्लेन, और फिर ये बिलो द प्लेन है, ठीक है ना, और ये बिलो द प्लेन और ये वेज जो है अबव द प्लेन। अब क्या हो रहा होगा, ठीक ना, ये पहले सिग्मा मैनर में इलेक्ट्रॉन दिया और ये फिर पाई मैनर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे इनफैक्ट क्या होगा कि इन दोनों के बीच बॉन्डिंग के कारण कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर घट के इसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ध्यान रहे, वापस मेरी बात को ध्यान से सुने यहाँ पे कि सिचुएशन क्या हो रहा कि जब आइसोलेटेड फॉर्म में है तो sp2 है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बना रहा तो प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से इथीन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा, और इथीन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इथीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने से पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे sp3 कैरेक्टर जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे sp3 कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। और sp3 कैरेक्टर डेवलप हो जाने का मतलब कि इथीन जो होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर नॉन प्लेनर होगा। ध्यान रहे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। मैंने क्या बोला कि जब तक आइसोलेटेड फॉर्म में था तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम है, एंड बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 है, और ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, एंड हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 120 है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इथीन रहेगा एज ए लिगेंड, तो मेटल जो होगा इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घटा देगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा देगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ा देने का मतलब परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ा देगा, एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ने का मतलब यहाँ पे कार्बन के अंदर sp3 कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, sp2 से sp3 के जैसा बन जाता है, sp3 कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। और sp3 कैरेक्टर डेवलप होने के कारण इथीन जब कॉम्प्लेक्स में आएगा तो इसकी प्लेनरिटी लॉस हो जाएगा, एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा,
बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा एंड इसकी प्लेनरिटी जो होगा वो लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो यहाँ पे जो पहले ये इथिन जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, ध्यान रहे ये पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा मैनर में डोनेट करता है, सिग्मा मैनर में डोनेट करता है, और ये बैक डोनेशन जो है नो डाउट ये पाई बॉन्ड है। तो प्लेटिनम और इथिन के बीच, प्लेटिनम और इथिन के बीच, यहाँ पे प्लेटिनम और इथिन के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है, ये फर्स्ट बॉन्ड जो है ये तो सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड होता है। तो प्लेटिनम एंड कार्बन बोथ है, प्लेटिनम एंड कार्बन हैज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैरेक्टर। प्लेटिनम और कार्बन के बीच जो बॉन्ड का कैरेक्टर होगा वो सिग्मा पाई कैरेक्टर होगा। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड होगा एंड दूसरा पाई बॉन्ड होगा। नो डाउट पाई इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करता है, नो डाउट पाई इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करता है, बट इन सिग्मा मैनर डोनेट करता है। और जब ये बैक डोनेशन करेगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने के कारण इसके अंदर पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और पी कैरेक्टर बढ़ने के कारण ओवरऑल कार्बन के अंदर sp3 कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो sp3 कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो इस कारण से ड्यू टू दिस बैक डोनेशन प्लेनरिटी ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल इज लॉस्ट। C2H4 मॉलिक्यूल का जो प्लेनरिटी होगा वो लॉस हो जाएगा, और जो आइसोलेटेड फॉर्म में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो 120 था वो लेस देन 120 हो जाएगा, क्योंकि sp2 से sp3 कैरेक्टर आ गया है। मतलब बॉन्ड एंगल जो होगा नियर अबाउट 110 के आसपास, 111 के आसपास आ जाएगा 120 से घट के। और जब इसके एंटी बॉन्डिंग में, जब इथिन के एंटी बॉन्डिंग में प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, ड्यू टू दिस बैक डोनेशन प्लेनरिटी ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल इज लॉस्ट and hydrogen carbon hydrogen bond angle becomes less than 120, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो आगे हम लोग, ठीक ना, ऐसे मॉलिक्यूल में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के एग्जांपल्स लेंगे। तो मैंने जैसे सॉल्ट के अंदर क्या देखा, KPtCl3 C2H4 को हम लोग जैसे सॉल्ट बोलते हैं। जैसे सॉल्ट के अंदर क्या देखा मैंने कि प्लेटिनम और इथिन के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर है, और इथिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा, बट सिग्मा मैनर में डोनेट कर रहा। तो इस तरह से फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है एंड सेकंड बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे लिगेंड है विच डू नॉट कंटेन डोनर एटम बट स्टिल दे एक्ट एज लिगेंड, बिकॉज इन सच टाइप ऑफ लिगेंड pi electron density involved in coordination and such type of ligands are known as pi acid ligand। ठीक ना। तो ध्यान रहे, पहले इथिन जब आइसोलेटेड फॉर्म में था, प्लेनर था, कार्बन sp2 था, HCH बॉन्ड एंगल 120 था, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में आएगा तो sp2 से sp3 कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। sp3 कैरेक्टर इसलिए डेवलप हो रहा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, sp3 कैरेक्टर इसलिए डेवलप हो रहा कि प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से इथिन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इनफैक्ट होगा क्या कि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने से इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ने से पी कैरेक्टर बढ़ेगा, एंड पी कैरेक्टर बढ़ने के कारण sp3 कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और sp3 कैरेक्टर डेवलप होने के कारण इथिन की प्लेनरिटी लॉस हो जाएगा, एंड कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। एंड बॉन्ड एंगल जो 120 था अब 120 ना रखे, किसके बीच बॉन्ड एंगल 120, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल पहले 120 था आइसोलेटेड फॉर्म में, अब ये 120 ना रखे, लेस देन 120 रहेगा। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में फिर वापस जैसे सॉल्ट की तरह और भी एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे।